Good morning, children. Let's continue our chapter 5, that is judiciary, and the topic which we are going to start today is the different branches of the legal system. कि जो हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो किन किन मैटर्स में डील करता है, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. The above case of the Dory death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा लीगल सिस्टम है वो दो मैटर्स में डील करता है. फर्स्ट वन, एक तो है क्रिमिनल लॉ एंड द अनदर वन इज़ द सिविल लॉ. तो हमने जो केस देखा था लास्ट वीडियो में डोरी वाला, तो जो डोरी वाला केस है वो किसके अंदर आता है, वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है. द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद द सिविल लॉ. अब मैंने आपको बता दिया कि दो लॉ है हमारे, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है. अब सिर्फ यही नहीं होता है कि किसी ने मर्डर कर दिया तो सिर्फ वही केस होता है, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं. तो क्या डिफरेंस है दोनों में, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे. रीडिंग चैप्टर 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. अभी आपने पढ़ा था 2006 में जो एक न्यू लॉ आया था वुमेंस के लिए फेवर में, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था उसको, मतलब वुमेन को बचाने के लिए. ठीक है, 2006 में एक लॉ पास किया गया था. तो अब इसमें हम पढ़ लेते हैं अच्छे से. जो क्रिमिनल लॉ है वो किस में डील करता है, इट डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस. मतलब जिसे कानून क्या मानता है, अपराध मानता है. ठीक है, वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं. अपराध क्या होता है, चोरी करना, ठीक है, किसी को तंग करना, किसी वुमन को, ठीक है, या फिर मतलब दहेज के लिए तंग करना, या किसी का मर्डर कर देना. ये सारे जो केसेस है वो किस में आते हैं, क्रिमिनल लॉ में आते हैं. और सिविल लॉ में क्या आंसर आता है, इट डील्स विद एनी हार्म और इंजुरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रैंड मैटर, डाइवोर्स केसेस. तो सिविल लॉ के अंदर क्या आता है, जिसमें हम डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, झगड़े वगैरह होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, सिविल लॉ में. इवन जो डाइवोर्स का केस भी है वो भी झगड़ा ही है, जिसमें हमें एक हस्बैंड और वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो अलग होना चाहते हैं. ठीक है, उसमें मर्डर वगैरह कुछ ऐसा नहीं आता है. तो ये सारे जो हैं किसके अंदर आते हैं, मतलब कि रैंड, ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी है, या गुड्स से रिलेटेड जो भी है केसेस, वो किस में आएंगे, सिविल लॉ के अंदर. अब जो क्रिमिनल लॉज की स्टार्टिंग कैसे होती है, इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट with the police who investigate the crime after which a case is filed in the court. अब क्या होता है कि जो क्रिमिनल लॉ होता है, जैसे कि चोरी हो गई है आपकी घर में, या डोरी के लिए किसी को मारा जा रहा है, या मर्डर हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले FIR करवानी पड़ेगी. मतलब आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा, पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, और फिर उसके आगे प्रोसेस होगी उसके बाद. लेकिन जो सिविल लॉ होता है उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पुलिस को बुलाया जाए, आप सीधा कोर्ट में भी जा सकते हैं. ठीक है, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो टेनेंट हो, कोई भी हो, केस फाइल कर सकता है. अब है थर्ड है इसमें, ए फाउंड गिल्टी द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन. अगर क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है कि कोई अगर अपराधी है, ठीक है, जो गिल्टी है, जिसने क्राइम किया है, ठीक है, अगर उसका जो क्राइम है उस साबित हो जाता है कि हाँ सच में किया है, तो क्या होगा, उसे जेल भी हो सकती है और उस पर फाइन भी लगेगा. ठीक है, इसमें क्या बताया है कि द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आज फॉर. इसमें कहता है कि अगर जो आपने केस डाला है जिसके ऊपर अगर प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो क्या करती है, रिलीफ देती है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पैसे के टर्म में आपको फाइनेंशियली हेल्प करवाती है. जैसे फॉर इंस्टेंस अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड और टेनेंट. एक एग्जांपल आपको लेके समझाए कि केस था लैंडलॉर्ड का, टेनेंट का. ठीक है, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू. अभी दोनों इन्होंने केस फाइल कर दिया, लैंडलॉर्ड ने, टेनेंट ने केस फाइल किया कि ठीक है, तो उसमें जब केस के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने जो कोर्ट थी, चाहे कोई भी कोर्ट है, उसने क्या फैसला, इसमें मेंशन नहीं कर रखा कि किस कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया कि कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि जो टेनेंट है, जो कमी थी वो किसके अंदर थी, टेनेंट के अंदर थी, वो बहुत चालाक था, इसलिए कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया कि टेनेंट को कि वो क्या कर दे, फ्लैट को खाली कर दे, और जो बाकी बचा किराया है वो भी
पे कर दें। तो जो कोर्ट फैसला लेती है वो मानना ही पड़ता है, ठीक है। अब वैसे हमने आपके कल ही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक्सेस के ये इसके बारे में, कोर्ट के डिफरेंट बारे में, कि सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर उस पर हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उस केस को हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के भी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई कोर्ट नहीं होती है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो दोनों कोर्ट्स को मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो थे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द कोर्ट। हमने ये कह दिया कि सभी को कोर्ट जाने का राइट है, ठीक है, पर क्या सभी पहुंच पाते हैं कोर्ट में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। एंड प्रिंसिपल ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। अगर हम बात करें सिद्धांतों की तो सभी सिटीजन्स को राइट है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू जस्टिस। इसका क्या मतलब है कि सभी को न्याय पाने का क्या है, अधिकार है, तभी कोर्ट जा सकते हैं। एज यू रीड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, द कोर्ट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अ फंडामेंटल राइट। मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको बचाने में सबसे मेन जो रोल है वो किसका है, कोर्ट का ही है, ठीक है। If any citizen believes that their rights are being violated, they can approach the court for justice to be done, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उनका हनन हो रहा है या उनका उल्लंघन हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। While the courts are available for all, in reality access to court has always been difficult for a vast majority of poor in India। कहने को तो हमने कह दिया कि कोर्ट में सभी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखते हो, रियलिटी में अगर आप देखते हो, तो जो हमारी इंडिया की जो मोस्ट मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, वो क्या है, गरीब है। और वो अगर आप रियलिटी के अंदर देखोगे तो जो गरीब है वो सभी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका रीज़न क्या है वो उसमें हम पढ़ेंगे। रीज़न क्या बताया है कि लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, अ पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि आपको पता है कोर्ट ऐसे ही नहीं कि आप उठकर सुबह उठ गए और सीधा कोर्ट पहुंच गए और आपका केस हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसके लिए, ठीक है, लीगल वर्क चाहिए, ठीक है ना, उसका एक प्रोसीजर है। क्योंकि आपको पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ मेंशन करी है कि अगर आपको कोर्ट जाना है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, लीगल प्रोसीजर में अगर आप काम करवा कोर्ट में केस फाइल करते हैं, उसमें पैसा बहुत लगता है, पेपर वर्क बहुत लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। पर जो गरीब आदमी है जिसे ना तो पढ़ना आता है और जो डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब दिहाड़ी पर है, जो भाई जो दिहाड़ी दिन में कमाने जाएगा वो तभी उनके घर में रात को चूल्हा जलेगा, वो वाला सिस्टम है, तो वो कहाँ से कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस कारण जो है कोर्ट में नहीं पहुंच पाते हैं, ना ही उन्हें कभी जस्टिस मिलता है, क्योंकि वो सोचते हैं कौन जाएगा कोर्ट, कौन अपना टाइम बर्बाद करेगा, कौन पैसा इतना लगाएगा, क्योंकि इनके पास इतना पैसा होता नहीं है। एक आदमी है जिससे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास पैसा है, टाइम भी खूब है, तो वो इजीली कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब है वो नहीं जा पाते हैं। रियलिटी ये है। In response to this, Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PL to increase access to justice। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लोगों को कहने को तो कह दिया कि जस्टिस सबको मिलेगा, लेकिन लोगों को वास्ट जो मेजॉरिटी उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम निकाला था PIL का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके। अभी PIL होता क्या है, ये क्या कहता है, इट अलाउड एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। अब इसमें क्या होता है कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक मतलब जनता, इंटरेस्ट मतलब उनके हित में, लिटिगेशन होती है अर्जी, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ ये हो रहा है उसी को केस फाइल वही कर सकता है, कोई और भी उनके बिहाफ पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, तो वो होती है PIL। और ये PIL लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में। इट अलाउड एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैं जैसे मैं कोई NGO चला रही हूँ, या मैं सिंपल ऐसे ही हूँ, मैंने देखा कि
यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ऐसी कंडीशन है, उनके साथ बुरा हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकती हूँ और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता सकती हूँ। तो वो होती है PIL। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs वगैरह होते हैं, अगर आपने टीवी में कभी देखा तो वो देखते हो कि कोर्ट में जो है केस डाल देते हैं, तो वो PIL ही होती है, वो किसी के बिहाफ पे। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए PR। मतलब आप लिख के भी एप्लीकेशन दे के या कोई टेलीग्राम में या लेटर भी लिख के दे सकते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या हाई कोर्ट में, वो भी क्या होगी, PIL मानी जाती है। इन द अर्ली ईयर्स PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन लार्ज नंबर ऑफ इशूज सच एज रेस्क्यूइंग। अब ये जो PIL है, जो ये नया सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, इससे क्या फ़ायदा मिला था कि जो बॉन्डेड लेबर्स थे, ठीक है, उन्हें क्या कर, बॉन्डेड लेबर्स क्या होता है, बंधुआ मजदूर, मतलब जिन्हें लेकर आया जाता है, फिर ना तो उन्हें घर जाने दिया जाता है और उन्हें कम पैसों पर काम ज़्यादा करवाया जाता है, उनको बांध कर रख दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में जो बॉन्डेड लेबर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था, ठीक है, उन्हें वहाँ से बचाया गया, उन्हें वहाँ से निकाला गया। दूसरा जो भी PIL हुआ, क्योंकि किसी ने फाइल PIL लगाई होगी उनके उनके लिए, ठीक है, कि ऐसा ऐसा लोगों के साथ हो रहा है। सेकंड बताया कि बिहार में केस हुआ था कि कुछ प्रिजनर्स थे, ठीक है, कैदी थे, उनकी जो है जो उन्हें जितनी उन्हें सज़ा मिली थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन स्टिल जो है उन्हें अभी भी जो पुलिस जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट जो उन्हें परमिशन नहीं देती उन्हें बाहर निकलने की, उन्हें स्टिल अभी भी जेल में रखा जा रहा था। तो जो PIL है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उनसे, PIL के थ्रू जो है इन प्रिजनर्स को क्या करा, बाहर निकाला गया जेल से, ठीक है। दूसरा ये दो फ़ायदे बताए हैं PIL का, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिला था इससे। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided school is because of a PIL? क्या आपको पता है जो ये जो सरकारी स्कूल है इनके अंदर मिड डे मील जो चलता है, आपको पता है वहाँ पे खाना मिलता है बच्चों को, तो वो मिड डे मील कहाँ से आया, इस PIL के थ्रू ही आया है। सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कम्स अबाउट। अब आपको समझाया गया कि मिड डे मील कैसे शुरू हुआ था। तो अगर आप गौर से इस पिक्चर को देखें तो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, ड्राउट नज़र आ रहा है, अकाल पड़ रखा है, ये देखो भैंस दिख रही है, ये लोग कुछ खड़े हैं, सूखा पड़ा है सारा, यहाँ पे मर रहे हैं, ठीक है, जानवर। एक आप दिख रहे हो, देखो आपको ये दिख रहा है ग्रेनरी नज़र आ रहे हैं जहाँ पे अनाज की बोरियाँ रखी हुई इतनी सारी। तीसरा लोग प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। चौथा यहाँ पे स्कूल चल रहा है जिसमें मिड डे मील है, ठीक है। तो ये फ़ोटोज़ आपस में रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे नीचे इसको एक्सप्लेन करा हुआ है कि है क्या ये। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है इन फोटो 1 में, In 2001, the drought in Rajasthan and Odisha meant that millions faced an acute shortage of food. अब 2001 में बहुत बड़ा अकाल आया था राजस्थान और उड़ीसा के अंदर, जिससे लोगों में के पास खाने की कमी आ गई थी। फर्स्ट फोटो में ये दिखाया गया है। सेकंड में क्या दिखाया है, Meanwhile, the government godowns were full of grain. Often this was being eaten away by rats. मतलब दूसरा पिक्चर में क्या दिखाया है कि जो हमारी सरकार है उसके गोडाउन में इतना सारा अनाज है जो कि बर्बाद होने लग रहा है, उसे चूहे खाने लग रहे हैं, ठीक है। एक तरफ ये पिक्चर दिखाई है। थर्ड पिक्चर में क्या है, इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एडमिस प्लेंटी एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज अपीयर्सल टू फाइल अपीयर। अब थर्ड केस में क्या, लोग जो हैं भूखे मारे क्या कर रहे हैं, अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों के बिहाफ पे क्या करती है, PIL फाइल करवाती है कि लोग यहाँ पे भूखे मरने लग रहे हैं, उनकी ये सिचुएशंस है। अब फोर्थ में देखिए, कोर्ट इज स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट टू फूड। अब देखिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। आर्टिकल 21 कहता है, क्या कहता है कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ आपके बार बार आ रही है। राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 है, और वो ये कहता है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि अगर आपको राइट टू लाइफ मिला है तो आपको जीने का भी क्या है, अधिकार है। अगर आपको जीने का, सीधी सी बात है, हमें जीने के लिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए, तो वो खाना भी आपको मिलेगा। ये किसने कहा, सरकार ने कहा, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। दिस स्टेट एक्सक्यूजेस दैट it did not have adequate funds or shown in belong because of the godowns were overflowing with grain. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food for to all. ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये
ऊपर ये चीज़ डाली है कि अगर आपके स्टेट में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उसे आपको करना पड़ेगा। अगर कहीं पे सूखा रहा तो वहाँ तक खाना पहुँचाने का काम किसका है? आपका है। ठीक है। अब फोटो 4 के अंदर हम देखते हैं क्या है। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट। इट प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइसेस थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप। इट प्रोवाइड मिड डे मील टू चिल्ड्रन। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जो सूखा पड़ गया था बच्चों को, एक तो मिड डे मील शुरू करवाया गया। और राशन अभी आप देखते हो गांव के अंदर राशन मिलता है, येलो कार्ड बन रखे हैं किसी का, ग्रीन कार्ड ये बने हुए, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको राशन मिलता है। तो ये जो सारी स्कीम है ये सब किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये सब काम किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर ये सब करती है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि आजकल लोगों को घर भी बना के दे रही है, तो वो ये इसी के अंदर आता है ये भी। ठीक है, क्योंकि जब से PIL सिस्टम शुरू हुआ है तब से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। अब हमने पढ़ा दस एवरीवन की एक्सेस, मतलब कोर्ट तो सभी जा सकते हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो लोग हैं अभी भी उन्हें भी जस्टिस अभी भी नहीं मिल रहा है। लोगों को जस्टिस मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए क्या सिस्टम निकाला था? PIL वाला, कि वो खुद अगर वो नहीं कर सकते तो उनके बिहाफ पे कोई और कर दे। ठीक है। केस, क्योंकि हमारा काम क्या है? एप्लीकेशन डालने का काम है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आगे अपने आप कोर्ट काम करती है। ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं। अभी फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए तो आपको कोर्ट, क्योंकि जो है जज आपके घर में आके फैसला नहीं सुनाएगा, आपको जस्टिस चाहिए तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये बात आप मानते हो? ठीक है ना। द कोर्ट exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizen, as you saw in therefore about the case. The court interpreted article 21 of the constitution on the right to life to include right to food. अभी आपने देखा कि हमारे जो राइट, फंडामेंटल राइट्स उनको बचाने में सबसे बड़ा रोल कौन है? किसका है? हमारी जुडिशियल सिस्टम का ही है। मैंने आपको बताया था कि जो जुडिशरी है वो हमारे एज अ गार्जियन है हमारे लिए। ठीक है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो जो सुप्रीम कोर्ट है और जो है उसी ने फैसला लिया था कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फूड भी आएगा, मतलब जीने के लिए हमें खाना चाहिए तो खाना भी हमें मिलेगा। ठीक है। देयरफॉर order the state to take certain steps to provide food for including the मिड डे मील स्कीम। तब ये मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो मिड डे मील स्कीम है सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस ईयर में शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी। सबसे पहले तो तमिलनाडु वो स्टेट था जहाँ पर मिड डे मील शुरू हुआ था, बाकी धीरे धीरे सभी स्टेट में हो गया था। However, there are also court judgment that people believe work against the best interest of the common person. अब इसमें क्या बताया कि कभी कभी कोर्ट ने ऐसा भी फैसला लिया है जो कि कॉमन पीपल के अगेंस्ट रहा है, मतलब आम आदमी के हित में नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे केस समझाया हुआ है। For example, activists who work on the issues concerning the right of to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on eviction is far cry from earlier judgment. अब जो लोग ये NGO वगैरह चलाते हैं, मतलब जो लोग दूसरे लोगों की मदद के लिए हेल्प के लिए काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने देखा कि एक फ़ैसला लिया गया था। ठीक है, जो ये केस है ये है ओलिगा टेलिस और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच का था, ये केस हुआ था। इसमें क्या है कि जो जजमेंट हुई थी वो कॉमन पर्सन के खिलाफ हुई थी, मतलब उनके हित में नहीं हुई थी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने क्या करी थी? एक PIL लगाई। ठीक है, वहाँ पे लोगों की जो कंडीशन है वो जो है कोर्ट तक पहुँचाई कि इस तरीके से लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये केस जो था ये क्या था? स्लम ड्वेलर्स कौन होता है? जो कूड़ा कचरा उठाने वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं। तो अपने यहाँ पर भी हैं, अब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो खासकर जो बॉम्बे में क्या करते थे? फुटपाथ के ऊपर रहते थे। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने कोर्ट में केस मतलब कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि ये जो लोग हैं ये रास्ता ब्लॉक करके रखते हैं। ठीक है, रास्ते में ही इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी, इससे शहर गंदा लगता है। तो इस वजह से बोला कि इनको यहाँ से हटाना चाहिए। चलो ठीक है, उनको हटा तो देना चाहिए, लेकिन अगर आप उनको वहाँ से हटाते हो, वो क्या करते थे? वो वहीं पे रहते थे और अपना लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ करते थे। जैसे ये काम तो करते ही करते थे, लेकिन इसके अलावा वो एक्स्ट्रा काम भी करते थे, जैसे मछली वगैरह बेचना। ये तो अगर आप उनको यहाँ से हटाते तो उनका तो जो सारा सिस्टम है वही बिगड़ जाता है। फिर वो क्या क्या अगर वो उनका सामान नहीं बिकेगा तो खाएंगे क्या? तो जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारी
राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी है, तो ऐसे राइट टू लिव भी आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जीने में, तो जीने के लिए हमें खाना भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी कोर्ट प्रोटेक्ट करती है। और ये कहा भी गया कि गवर्नमेंट को कि जो इस तरह के जो लोग हैं, अगर आप उनको यहाँ से हटाते तो उनके लिए आपको एक सिस्टम करना पड़ेगा कि उनको कहीं और आप अरेंज करो, मतलब एक ऐसी जगह पे अरेंज कर दो जहाँ पे उनको वहाँ पे रहने की जगह मिल सके, या उनको आप घर बना के दो। तो अभी आपने देखा होगा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। जिन लोगों के पास अपने खुद की ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उनको सरकार क्या दे रही है? घर बना बना के दे रही है। आपने देखा भी होगा, आपके गाँव में भी लोगों के पास है। तो वो ये इसी की है, ये केस आने के बाद शुरू हुआ था ये सिस्टम भी, पहले ही नहीं था। ये ओलिगा टेलिस और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो केस हुआ था उस टाइम पे, तो ये जो केस हुआ था किसी लिए? तो जो स्लम ड्वेलर्स थे उनके लाइवलीहुड के लिए था। ठीक है, वो बेचारे कहाँ जाते हैं, उनको आप वहाँ से हटाते हो। आपने देखा है कि जो ये कूड़ा कचरा वाले होते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, शहर की सफाई तो करते हैं। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा गंदगी है। कहने को बॉम्बे है, लेकिन अगर आप रियलिटी में बॉम्बे जाकर देखते हो तो एक ऐसी जगह आपको दिखेगी जहाँ पे आपको बहुत गंदगी नज़र आएगी। वो गंदगी साफ़ कौन करते? यही करते स्लम ड्वेलर्स। तो इन्हें भी रहने की जगह मिलनी चाहिए, शहर के बाहर मिले चाहे। शहर के अगर उनको दूर कर दोगे तो वो आएंगे कैसे? ठीक है, तो उनको इस तरीके से व्यवस्थित करने का काम किसका है? खुद गवर्नमेंट का है। ये फैसला किसने लिया था? कोर्ट ने। ठीक है, तो ये केस था। ठीक है, आप ये यहाँ पे चैप्टर वैसे पूरा होता है। ठीक है, अब आपका होमवर्क आज का यही है कि आपको ये वर्ड मीनिंग है ये करने हैं, ग्लॉसरी। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।